अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन। और जिस तरह से आपने कहा कि मेरे साथ हमेशा की तरह, तो मेरे साथ भी हमेशा की तरह हसनैन लियाकत और आज ही है। हमेशा की तरह मंडे नहीं है ये कभी कभार फ्लक्चुएट होता है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए भी क्योंकि अब आज से जो कश्मीर इलेक्शंस हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। 45 हल्के हैं जिनमें से 3 मराहिल में ये इलेक्शंस होंगे। आज से जो पहला आज हमने पेट्रोल महंगे वाली स्टोरी नहीं नहीं बताई। नहीं तो ये हफ्ते में 5 दिन तो होता ही है कि हम कहते हैं कि महंगा कर दिया। अच्छा दिन लग रहा है अच्छी आ रही है। आज हम पेट्रोल की प्राइसेस देखिए ना, कल हमें सुबह बतानी पड़ जाएगी। और मुझे डर है कि जिस दिन हमें 20-25 रुपए बतानी पड़ेगी तो उस दिन क्या होगा, उस दिन शायद हम यहाँ से उठ के भाग ही जाएंगे। लेकिन जी कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से मैं बता रही थी, आज जो है वो पहला मरहला आज से स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ साथ आगे चलकर इन डिटेल भी इस पर डिस्कशन कर लेंगे कि क्या कुछ होगा पॉलिटिकल सेगमेंट में। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टोरीज के हवाले से, तो पहली स्टोरी मेरे पास है। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि ईरान ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है, बता दिया है कि वो जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सर आप मुज़ाकरात कर लें, मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब आप भी कर लें, मुज़ाकरात हो जाएंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को ना बहाना मिल जाता है। आप जब उधर से जंग करते हैं, उधर से एक फायर होता है ना, तो यहाँ से हमारे ऊपर एक पेट्रोल बम गिर जाता है, एक डीजल बम गिर जाता है, एक इन्फ्लेशन बम गिर जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर जो हम पेट्रोल की प्राइसेस की बात कर रहे थे वो भी उस तरह वो भी कम नहीं होगी। फिर हमें बताया जाएगा नहीं वो क्योंकि हम क्रूड ऑयल कम हुआ है, रिफाइंड ऑयल कम नहीं हुआ। फिर वो रोजाना की बुनियाद शायद खत्म हो जाए, हफ्ते तक चली जाए, 15 दिन तक चली जाए, थोड़ा सा इसलिए भी सुकून हो सकता है। तो रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि ईरान ने पाकिस्तान को बता दिया है कि मुज़ाकरात मुफाहमती यादाश्त के तहत जारी रहने चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया कि ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात पहली सतह पर अपनाए हुर्मस पर हों, दूसरे मरहले में उनके मुंजमद असासों पर हों और आखिरी सतह पर जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हों। मजीद बताया गया कि पाकिस्तान को ईरान ने यह भी कहा है कि अपनाए हुर्मस से एक नई राहदारी बनाने के इकदाम को हम मुस्तरद करते हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और ईरान ने 17 जून 2026 को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए थे और उसके तहत पहले स्विट्जरलैंड में दोनों ममालिक के आला सतह के अहदेदारों के दरमियान 40 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात हुए थे। पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी मौजूद थे और ईरान के वफ़द की सरबराही पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कर रहे थे और दीगर अरकान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर अहदेदार भी शामिल थे और इसी तरह से अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर JD वेंस कर रहे थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुआ, जबकि तीसरा दौर इस्लामाबाद में स्केजुअल था, लेकिन उससे पहले दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए थे और मुज़ाकरात का अमल तातुल का शिकार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हम दुआ करते हैं कि ये मुज़ाकरात ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों और ये इस तरह के मुज़ाकरात हों कि कम से कम 2-3 साल ये दोनों जो तरफेन हैं ये जंग बंदी के ऊपर आमादा हो जाए। नहीं तो हमने देखा है कि एक तरफ से अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट दे देते हैं तो फिर ईरान वाले भी उनसे डबल हार्श स्टेटमेंट्स देते हैं, पास करते हैं और उसके बाद जो हालात होते हैं वो आपके सामने कि पूरी दुनिया इस वक्त एक हेजान की कैफियत में। खबर की नुज़ात आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं इंडिया से एक खबर है। वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के बाद काकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज खत्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर मुतारिक काकरोच जनता पार्टी CJP के तर्जुमान आशुतोष रांका ने हफ्ते को हुकूमती वज़रा से मुलाकात के बाद कहा कि हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, लिहाजा हम मुज़ाहिरीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो फौरी तौर पर एहतजाज ख़त्म कर दें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं। इससे कबल मुल्क भर में जारी नौजवानों के एहतजाज के बाद इंडिया के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने हफ्ते को ऐलान किया कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जंतर मंतर ये एक जगह का नाम है और मुल्क भर में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर इस सूरत हाल से फ़ायदा ना उठा सकें, मैं अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को अरसाल कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के नौजवानों की उमंगों, जज्बात और जायज़ तवक्कुआत का गहरा एहतराम करता हूँ। ये खबर फैलते ही हज़ारों मुजाहिरीन में खुशी की लहर दौड़ गई। जो मरकज़ी दिल्ली अगर बात की जाए और मुल्क के दीगर इलाकों में एहतजाज ख़त्म कर दिए गए हैं। वफाकी हुकाम ने दारुल हुकूमत में एहतजाज को महदूद करने के लिए इंटरनेट तक रसाई और 18 मेट्रो स्टेशन तक रसाई पर पाबंदी आयद कर रखी थी। नौजवानों का गुस्सा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया था जब पेपर्स के रोज़ पुलिस ने मुतादिद तलबा को जख्मी कर दिया था। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट की जानिब मार्च को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के शेल फायर किए। इंडिया में ये एहतजाज मेडिकल एंट्री
टेस्ट यानी कि नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने के बाद शुरू हुआ था, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवाई थी। बिल्कुल जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस रिलेटेड हमने आपको पहले भी बताया था और आप चलें, अच्छी बात है कि एहतजाज ख़त्म हो चुका है। और अब चूंकि इंडिया की बात हो ही रही है तो वहाँ की मौसमी सूरत हाल क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। भारत में मानसून की तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी है। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद जो बताई जा रही है वो 62 है। और मीडिया के मुताबिक, भारतीय मीडिया के मुताबिक सैलाब से अब तक 62 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 12 अजला में 7 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। मशरकी रियासत आसाम में दरियाओं में तूफ़ानी के बाईस 900 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 3 लाख अफराद को महफूज मकामात और रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है। इसी तरह से गुजरात, गुवाहाटी समेत कई शहरों में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात। और अगर मुल्क भर की बात की जाए तो मुल्क भर में भी जारी मानसून के बायस अमवात की तादाद तकरीबन 100 से तजावुज़ कर चुकी है। NDMA के आदाद व शुमार के मुताबिक 26 जून से अब तक मुल्क भर में मानसून बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर 107 अमवात हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा 55 अमवात खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद पंजाब में 36 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे 7, बलूचिस्तान में 6, सिंध में 2 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स की मौत रिकॉर्ड की गई है। अगर मौसम की सूरत हाल की बात करें तो PDMA की जानिब से 27 जुलाई तक मानसून बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी किया गया था, जबकि मुतल्लिका इदारों को मुमकिना मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की इक़दाम जारी रखने की हिदायत भी की गई थी। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान विक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हम बात कर रहे थे इंडिया के हवाले से कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और अभी हमने ओवरऑल भी बात की। तो पिछला जो स्पेल, अभी शायद वो स्पेल जारी है या नहीं तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बारिशें हो रही थी। लेकिन आज से जब मैं वेदर को देख रही थी तो मुकम्मल धूप के हवाले से कहा जाता और टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो ये कब तक इस तरह से अब सिलसिला रहेगा? क्या बारिश दोबारा हो सकती है? देखिए, अभी जो बारिशों का सिलसिला है, अगर आज और कल 2 दिन जो है ना बारिशों में ज़रा ब्रेक होगी। ताहम जो लोकलाइज्ड बादल बनेंगे वो बन सकते हैं कुछ इलाकों में, पंजाब के कुछ बस्ती या जनूबी या शुमाल मशरकी इलाके जो होंगे, यहाँ पर इक्का दुक्का जगहों पे जो है ना वो बारिश हो सकती है। तो बाकी इलाकों में मौसम गर्म और हब्स वाला रहेगा। इसी तरह जो हमारे फलाई इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। ताहम वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे बादल शादल हो सकते हैं और आइसोलेटेड जो है ना वो बारिश हो सकती है। अदरवाइज अगले आने वाले 24 से 48 घंटे जो होंगे ये फेवरेबल रहेंगे। और नीचे जो सिंध के इलाकों की बात करें तो सिंध में भी जो है गर्म और मरतूब मौसम रहेगा और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जो सुलेमान पहाड़ हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना वो किसी 1-2 घंटे के लिए जो है वो कोई डेवलपमेंट हो सकती है, अदरवाइज कोई ज़्यादा ऐसी चीज़। अच्छा विर्क साहब, आपने प्रिसाइसली 24 से 48 घंटों की बात की है, तो आप मुझे बताइएगा कि 24 से 48 घंटों के बाद क्या होगा? और अगर जो मानसून की बारिशों का एक नया स्पेल अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो कितना इंटेंस होगा, वो कितने दिन जारी रहेगा और उसके हवाले से अलर्ट जारी हो चुके हैं? देखिए, इस हवाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बरोज़ बुध के रोज़ जो है ना एक स्पेल जो है वो बारिशों वाला, जिसमें नमी जो आएगी बे ऑफ बंगाल से भी आएगी और कुछ जो है ना वो अरेबियन सी से भी आएगी। वो एक हवा का कम दबाव, जो अभी आपने आसाम की बात की कि वहाँ पर इतनी बारिशें होगी, तो वहाँ पर एक हवा का कम दबाव मौजूद है मशरकी इंडिया में। वो जो 29 की शाम रात या 29 को किसी वक्त भी जो है ना ये हमारे एरिया में ख़ास तौर पे शुमाली इलाकों में आएगा, नमी आएगी, आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो 30, 31 और 1 अगस्त तक ये जो हमारे जो बलाई इलाके होंगे यहाँ पर बारिश करेगा और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिंध के इलाकों को भी अफेक्ट कर सकता है। सही। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं, जिस तरह से आपने कहा कि अभी 1-2 दिन बारिशों में ब्रेक है और जो धूप है वो भी ज़्यादा हो सकती है, तो टेम्परेचर कितनी इंटेंसिटी तक जा सकता है? क्या शदीद हो सकता है, जिस तरह से हम पिछले अरसे में देख रहे थे कि 40 तक भी जा रहा था? देखिए, ये नॉर्मली जो आपके हमारे जो टेम्परेचर्स होंगे वस्ती पंजाब से ऊपर के जो इलाके होंगे वो 35 डिग्री या 36 डिग्री के आसपास रहेंगे। अच्छा। आगे पीछे होंगे, जबकि जो जनूबी इलाके होंगे और सिंध के इलाके होंगे इनके टेम्परेचर्स 36 से 38 और बाज़ इलाकों में 39 या 40 भी जा सकता है। जबकि जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे
वहां पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 37-38 के राउंड अबाउट रहेगा जी। ठीक हो गया। और इरफान साहब, आप आए और आपने तमाम तफसीलात से हमें आगाह किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान विल्क साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि वेदर के ऊपर बात कर रहे थे डायरेक्ट। मौसमियात ख़वातीन और ज़ात अब रुख करेंगे क्योंकि गज़ल ने आगाज़ में कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बात की थी। आज पहला मरहला है और 27 को एक इलेक्शन होना है, फिर 2 अगस्त को इलेक्शन और गालबन 12 या फिर 10 अगस्त को तीसरा इलेक्शन का दौर होगा कश्मीर में। और इसी हवाले से हमारे साथ कश्मीर से ही हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के हैदर खरल साहब, वो मौजूद होंगे। हैदर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह का अमल इस वक्त पोलिंग का जारी हो रही है कश्मीर में। हैदर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है। जी हैदर साहब फरमाइएगा। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी फरमाइएगा। इस वक्त मैं मीरपुर में मौजूद हूँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हो रहे हैं और 13 टोटल सीटें हैं यहाँ पर, जहाँ आज बाकायदा तौर पर इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है और 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और किसी वक्फे के बगैर 8 बजे तक ये पोलिंग का अमल 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। अगर ओवरऑल बात की जाए तो मीरपुर डिवीज़न की टोटल 13 सीटों पर पहले मरहले में इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें मीरपुर की 4 सीटें हैं, भिंबर की 3 सीटें हैं और कोटली की 6 सीटें हैं। टोटल बनती हैं 13। ये पहला मरहला है। इसके बाद दूसरे मरहले में इंतखाबात होंगे। अगर बात की जाए मीरपुर की 4 सीटों की तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। चूँकि ये दोनों बड़ी जमातें हैं, इसके साथ जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और उसके जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में मौजूद हैं। लेकिन जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ही देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए इस हवाले से, जिस तरह से आपने फरमाया कि मीरपुर के 13 डिवीजन में आज के हो रहे हैं इंतखाबात, तो कितने कितने उम्मीदवार खड़े किए गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इन डिविजन्स में सीट्स? देखें, एक डिवीज़न है मीरपुर की, यहाँ पर 13 सीटें हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से 13 जो हलके हैं वहाँ पर 13 ही जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े किए गए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबन 12 जो हैं वो कैंडिडेट हैं। तो अगर बात की जाए मीरपुर की 4 सीटों की तो यहाँ पर जो 4 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अक्सरियत नज़र आती है, बढ़ती नज़र आती है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी अच्छी कैंपेन की है और पीपल्स पार्टी का वोटर भी इधर मौजूद हैं। चूँकि पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात है और पहले भी वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत चुकी है, अपनी हुकूमत भी बना चुकी है, अभी भी उनकी हुकूमत। तो इस सारे सूरत हाल को देखते हुए पीपल्स पार्टी नून लीग को टफ टाइम देगी। लेकिन ओवरऑल बात की जाए, ग्राउंड की सूरत हाल की बात की जाए तो जो नून लीग है उसने जो कैंपेन अपनी है वो बेहतर तरीके से चलाई। अच्छा खरल साहब, मुझे ये बताइएगा, कैंपेन्स तो आप बता रहे हैं कि कैंपेन्स बेहतर तरीके से चलाई है, लेकिन जिस इलाके में आप मौजूद हैं यहाँ पे कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का भी एक एहतजाज चल रहा है अभी भी, क्योंकि वो लिमिटेड हो गए रावला कोट तक, लेकिन उस तरह से पूरे कश्मीर में नहीं है। हमें टर्नआउट के हवाले से बताइएगा, अवाम किस हद तक निकली है और वोट दे रही है और किस हद तक पुरजोश है कश्मीर की अवाम इस इलेक्शन को लेकर? देखें, जिधर मैं मौजूद हूँ ये है मीरपुर और हल्का नंबर है LA3। और मीरपुर की बात की जाए तो ये एक अभी पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। इधर जो आपने बात की, ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नज़र नहीं मिली कि कोई भी माहौल ख़राब हो। इधर सारी चीज़ें जो है वो पुरअमन हैं और अच्छे तरीके से मामलात अभी तक चल रहे हैं। अगर टर्नआउट की बात की जाए तो अभी सुबह का टाइम है तो टर्नआउट थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। जैसे ही टाइम गुजरेगा 12 बजेंगे या 1 बजे टर्नआउट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मेरी जब लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि लोग ज़रा देर से उठते हैं, तो जैसे ही टाइम गुजरेगा तो लोग बाहर निकलेंगे और अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट करेंगे। और अगर बात की जाए गहमा गहमी की तो काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली, मीरपुर में मिली। और दूसरे जो इलाके हैं सलामगढ़ है, चकसवारी है, दीगर भिंबर है, कोटली है,
इन इलाकों में भी जो माहौल बना हुआ था इलेक्शन का, और जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के पास जा रहे थे, अपने जो जलसे कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन भी चल रही थी। तो ये सारा जो इलेक्शन का एक माहौल होता है वो पुरअमन तरीके से हमें यहाँ देखने को मिला है। और अभी तक जो सूरत हाल है वो बेहतर है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंतहाई सख्त इंतज़ामात सिक्योरिटी के देखने को मिल रहे हैं। अगर एक पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो एक पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 10 से 15 जो एहलकार हैं, जो अदारों के एहलकार हैं, वो इधर मौजूद हैं, जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी क्लियर हदायत हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी हदायत जारी की हुई हैं कि जो वोटर्स हजरात हैं वो इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ तावन करें, और जो गैर मामूली सूरत हाल है उससे बचने के लिए जो तमाम तर इंतज़ामात हैं वो इधर मुकम्मल किए गए हैं। जो फोर्सेस हैं वो भी मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ का विज़िट कर रही हैं, और अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बरकरार है। अभी ऐसी कोई चीज़ इधर देखने को नहीं मिली जिससे माहौल खराब हो, अमन खराब होने का खतरा हो। अभी पुरअमन तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएगा कि टर्न आउट ज्यादा क्या है, किस तरफ है। लेकिन इत्तेहाद भी तो चेंज हो गए ना। इत्तेहाद हमने देखा, अच्छे से आपने कहा कि कैंपेन चलाई गई नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से इवन, लेकिन इत्तेहाद भी आप देखें कि आप पीपल्स पार्टी का JUIF के साथ और फिर नून लीग का जिस तरह से MQM ने उनके हक में दस्तबरदार कर दिए, तो उस हवाले से आपको किसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है? देखें, इलेक्शन में इत्तेहादी जब आप आपस में इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों तो जाहिर सी बात है कि आपने इत्तेहाद के साथ तो इलेक्शन में नहीं जाना, आपको एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करना पड़ेगी। जैसे मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जलसे में ये बात की थी मीरपुर में कि बिलावल बरखुरदार हैं और सियासत में तलखियाँ हो जाती हैं, उन्हें मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। तो ये चीज़ें सियासत में चलती रहती हैं। हाँ, आपने बात की कि सूरत हाल किसकी बेहतर है। मैं आपको बता दूं, मीरपुर की 4 सीटें हैं, भिंबर की 3 है, कोटली की 6 हैं। अगर बात की जाए पोजीशन की तो ओवरऑल अगर हकाइक, ज़मीनी हकाइक को सामने रखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून बेहतर पोजीशन में है। मुस्लिम लीग नून जो है वो सीटें निकालने में इधर से कामयाब होगी। अभी मैं आपको एक मिसाल इसकी देता हूँ कि जिस हलके में मैं मौजूद हूँ ये है LA3 हलका है। यहाँ से जो एक साबिक वज़ीर आज़म है उनके बेटे हैं मुइज़ मुजीद, अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हसीयत से। और LA2 हलका है, वहाँ पर उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं कासम मजीद, जो कि वो भी साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बेटे हैं। दोनों भाई हैं। जो कासम मजीद हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट से LA2 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके भाई आज़ाद हसीयत में LA3 में इलेक्शन लड़ रहे हैं जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है उसके खिलाफ। तो ये चीज़ें जो है वो पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करेंगी, उसका जो वोट बैंक है उसको बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी को आपने कहा ना कि कमज़ोर करेंगी, बिल्कुल चौधरी मुजीद साहब के बेटे थे और वो पीपल्स पार्टी के बड़े दरीना कारकुन भी रहे, वज़ीर आज़म भी बने। मुझे ये बताइएगा कि जो वहाँ पे एक फैक्टर है जिसको हम मिस नहीं कर सकते, रियासती जमातों का। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी तो कहीं ना कहीं लिमिटाइज हो गई है रावला कोट तक, लेकिन जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसने अपने कैंडिडेट किसी न किसी हद तक तो खड़े किए थे। सो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मीरपुर डिवीजन में क्या पोजीशन है? क्या कोई कैंडिडेट उनका कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? देखें, पोजीशन अभी तो 2 पार्टियों की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। और इसके साथ इस्काम पाकिस्तान पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उस तरह से उनकी पोजीशन नहीं है। अगर मुकाबला है तो इन 2 पार्टियों में मुकाबला होगा। बड़ी जमातें जो हैं इनमें ही कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। यही इधर से सीटें निकालने में कामयाब होंगी। दोनों पार्टियों में से किसी एक का वज़ीर आज़म बनेगा आज़ाद कश्मीर में। बाकी इस तरह से कोई पार्टी हमें नज़र नहीं आई। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इधर बाइकॉट किया है। 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इधर अक्सरियत हासिल की और अपना वोट बैंक बनाया। अब बाइकॉट की वजह मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों किया। चूँकि मुझे लगता है, मैंने जो ज़मीनी हकाइक देखे हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा इस बाइकॉट का। अब उनकी लीडरशिप ने क्या सोचा, क्या सोच समझ के फैसला किया, चूँकि इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, वजूहात बताता हूँ कि नुकसान क्यों उठाना पड़ेगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इधर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। उनके जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े थे, जिनके पास वोट बैंक था, उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, पार्टी के हुक्म को उन्होंने नहीं माना और वो इलेक्शन मुख्तलिफ हलकों से लड़ रहे हैं और वो अपना वोट बैंक जो है वो बरकरार रखने के लिए इलेक्शन में उतरे हुए हैं और पार्टी ने बाइकआउट किया हुआ है। इसके बरअक्स जो पार्टी के रहनुमा है, सरकर्दा रहनुमा है, जिनका कदकाठ है, जो इधर अपनी हैसियत रखते हैं, असर व रसूख रखते हैं, वो कैंडिडेट्स इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स पीटीआई को छोड़ गए हैं इस वजह से, चूँकि उन्होंने बाइकआउट किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कुछ लोग गए, कुछ पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, तो कुछ दीगर जो पार्टियां हैं उनमें चलेंगे। तो तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है इधर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो भी तो इससे काफी नुकसान होगा। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर कोई भी जमात हो, जो भी पार्टी बाइकआउट करती है तो वो अपना नुकसान खुद ही करती है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे पिछले सवाल में कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो लॉन्ग मार्च कल से शुरू हो चुका है, अब इस तरह से तो ये दूसरे मरहले पर भी इफेक्ट करेगा ना, जो अगला मरहला होना है इलेक्शंस का। देखें, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल बात की जाए तो जो मीरपुर डिवीजन है, यहाँ पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, एहतजाज कर रही है, उसका कोई इतना मुझे फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा, चूँकि पुरअमन तरीके से जो इंतखाबी अमल है वो जारी है, 5 बजे तक जारी रहेगा। अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल मीरपुर में नहीं है, भिंबर में नहीं है। बाकी जो कॉल दी है, लोग हो सकता है जाएं भी, लेकिन अभी जो माहौल है वो पुरसकून है, जो अच्छे तरीके से जो पोलिंग का अमल है वो जारी है, मामलात बेहतर तरीके से चल रहे हैं। अभी तक ये फैक्टर मुझे नज़र नहीं आया। मैंने लोगों से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि जो अगर अच्छे तरीके से सारे मामलात चल रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी एहतजाज में शामिल होने की या जो माहौल है उसको ख़राब करने की। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन पुरअमन तरीके से गुजरेंगे, उसके बाद जो है ये मामलात ठीक हो गया। हैदर करल हमारे साथ मौजूद थे। हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपडेट दे रहे थे इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से और स्पेशली डिवीजन के जो इलेक्शन इस वक्त जारी सारी है, वहाँ की 13 सीट्स पे क्या फैसला होगा ये आज शाम को या फिर कल तक हमें क्लियर हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।